प्रणाम देवनाथ भैया और सभी सुनने वाले श्रोताओं को। सबसे पहले सभी को आज के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो लगातार सभी देशों में मनाया जा रहा है और कई देश जो पहले कनेक्टेड नहीं थे, सबसे पहले 177 देश केवल 2014 में जब सितंबर में ये बिल पास किया जा रहा था या ये बात रखी गई थी यूएनए के सामने, तब 177 देश केवल सामने है। लगातार देशों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो नहीं भी जहां अभी इन चीजों पे अभी साइन हुए हैं जिन देशों में, वहां पर भी अब कोई ऐसा नहीं है। एक समय था जब 2015, 16, 17 उधर स्टार्टिंग मोमेंट में क्या था कि कई देश जो हमारे थे वो कास्ट पीठ सिस्टम के कारण कुछ थोड़ा सा मतभेद आ रहा था, लेकिन आज सभी ने वन वे स्वीकार कर लिया है कि स्वास्थ्य में ना तो कोई कास्ट है, ना क्रीड है, ना सिस्टम है, ना रिलीजन है। योग सभी के जीवन शैली का एक हिस्सा है जिसकी सभी को आवश्यकता है। और इस बार जो थीम रखी गई है वो इतनी स्पेसिफिक थीम है जिसको रखा गया वन अर्थ वन हेल्थ। इसका मीन्स हुआ कि जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से पूरी धरती एक तरह से संकट का सामना कर रही है। धरती का मीन्स धरती नहीं है, धरती पर रहने वाले लोग संकट का सामना। तो वन अर्थ का मतलब पूरी अर्थ को हेल्थ देनी है या पूरी अर्थ पर रहने वाले सभी लोग हेल्दी रहे। इसलिए जो थीम रखी है वन अर्थ वन हेल्थ मीन्स एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। मीन्स जो हम हैं, यदि हम स्वस्थ हैं तो इसका मतलब है हमारी पृथ्वी माता सुरक्षित है और स्वस्थ है। यदि पृथ्वी माता स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो हम भी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो ये जो थीम है ये अपने आप में एक इकोसिस्टम दे रही है, एक संदेश दे रही है कि इस समय सभी के जीवन में स्वास्थ्य प्रायोरिटी पर होना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं स्वास्थ्य को छोड़। और स्वास्थ्य को छोड़कर यदि हम कुछ भी प्राप्त करेंगे तो बस एक समय सीमा तक होगा, लॉन्ग लाइफ नहीं होगा। और जिसकी यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो जो हम लोग ने वन अर्थ वन हेल्थ की जो पूरी थीम आई है, इसके पीछे बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर डिसाइड किए गए हैं ऑलरेडी और डिफाइन भी किए जाएंगे अभी पूरे ईयर में कि कैसे हम अपनी हेल्थ अच्छी रखें, फिर अपनी वेल्थ अच्छी रखें और फिर अपने रिलेशन अच्छी रखें। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन तीनों मिलकर वन अर्थ वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को पूरा करें। तो ये जो 2025 का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थीम है, ये अपने आप में हर व्यक्ति के लिए एक चैलेंज है कि हम कैसे हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, कैसे स्वयं को ठीक रखें। तो आज सबसे पहले तो एक संकल्प लेंगे, क्योंकि ये हम लोग इस परिचर्चा का जो विषय है वो यही है कि वन अर्थ वन हेल्थ का मीन्स हमारे जीवन में कैसे है। तो एक संकल्प क्या होना चाहिए। आज हम कॉलेज में थे, वहां कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पुटअप किए थे कि 21 जून को ही योगा डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, और यदि इसे अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता तो बहुत अच्छा होता। प्रोफेसर चर्चा कर रहे थे, तो फिर कुछ बहुत वरिष्ठ लोग भी वहां थे, हम लोग भी उनमें से थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है कि 21 डे क्या है, सबसे बड़ा दिन है। और जो हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उत्तरायण और दक्षिणायन वाला, वो तो कॉन्सेप्ट है ही जो हमारा वैदिक टाइम से चला आ रहा है, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से वो चला आ रहा है। लेकिन अगर सिंपल कॉमन ले लैंग्वेज में जानने का प्रयास करें तो 21 जून का मीन्स है जो ये डे है, आज सबसे बड़ा दिन है, कल से दिन थोड़ा सा छोटे होते जाते। दूसरा जो योग मेडिटेशन डे है वो है 21 दिसंबर। उस दिन से दिन बड़े शुरू होते हैं। तो ये क्या है, ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ डिसाइड किया गया है, एक पूरे हमारे नेचर के साथ, हमारे स्वास्थ्य का जो हमारा खुद का नेचर है उससे कनेक्ट किया गया है कि 21 डे बड़ा दिन का मीन्स हुआ कि योग क्या है आपको पता है सभी को। अब हम लोग जानने का भी प्रयास करें, आने वाली जनरेशन को भी बताएं कि ये जो योग के माध्यम से सभी देशों को जोड़ा गया है और इसके माध्यम से जो नहीं जुड़ना चाहते थे वो लोग भी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए। तो ये क्या है, जो 25 डे जो योग मनाया जा रहा है, इसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। दिन बड़ा होने का मतलब हमारी आयु लंबी हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे संबंध अच्छे हो,
अपने से अच्छे हों, परिवार में अच्छे हों, समाज में अच्छे हों, राष्ट्र में अच्छे हों। एट लास्ट जो हमारे वैदिक परंपरा का एक कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर कोई भी चीज सेल्फ के लिए कभी नहीं क्रिएट की गई, ना डेवलप की गई। जो भी क्रिएट किया गया, डेवलप किया गया, वो किसके लिए किया गया है? वो किया गया है हमसे पूरे विश्व मानवता तक पहुंचे। इसलिए 21 डे को ये दिवस मनाया जा रहा है और सतत मनाया जाएगा। ऐसी सभी की कामना, ये हम सभी का नहीं, ये शायद ऋषि मुनियों मनुष्यों सबके वरदान से ये दिन हमारे सामने आया है, जो एक रिसर्च के साथ, अथॉरिटी के साथ आया। पहले क्या था कि हम लोग पढ़ते थे लेकिन उसको कभी जीवन का एक बहुत आवश्यक हिस्सा नहीं बना रहे थे। आज रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, फिजिशियन हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि योग किसी को नुकसान देता है। वो करे ना करे ये दूसरा मैटर है, लेकिन अब कोई ये नहीं कहेगा कि योग से किसी का नुकसान हो सकता है। अब सभी को पता चल गया है कि जब कहीं कोई संभावनाएं ना बचे तो वो योग से संभव। जो हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में, योग आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक है, लेकिन आयुर्वेद में भी जब योग जोड़ा जाता है तब सारी औषधियां सिद्ध होती है। योग का मीन्स है बॉडी, माइंड एंड सोल। योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। मीन्स जब हम योग करते हैं तो शरीर, मन, आत्मा सब एक दिशा में जुड़ते हैं। और आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां हैं वो कब सिद्ध होती हैं? जब उन्हें योग के थ्रू, तप के थ्रू, तपस्या का हिस्सा बना करके एक सही समय पर, सही तिथि में प्रयोग किए जाते हैं, वो औषधियां सिद्ध होती हैं। तो आयुर्वेद से भी पहले योग का स्थान है। आज इस परिचर्चा में एक मुख्य विषय ये भी है कि योग आवश्यक क्यों है, और दूसरा योग में अब हम क्या करें जो आने वाले समय में यूटिलाइज किया जा सके। क्योंकि ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं योग में क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक पार्ट है, जैसे हम लोग बोलते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। पहले हमारी हेल्थ हो, फिर वेल्थ हो, उसके बाद हमारे रिलेशनशिप मेंटेन होती है। तो इसमें योग में सबसे पहले एक संकल्प लेंगे आज कि सभी लोग 1 घंटे नियमित योग अभ्यास करेंगे। जितना हमारे जीवन के लिए हमारी स्वास्थ्य, हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारी नींद आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यदि हम योग को मान लेंगे, उस दिन से हमारे जीवन में एक नई क्रांति आएगी। और जितना हमें लगता है कि हमें एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष के पास अपनी कुंडली दिखाने जाना पड़ता है, तो शायद ये कुंडली हमें किसी के पास दिखाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति अपने आप से समझ पाता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारा कैलिबर क्या है। अपनी समझ से वो जान पाता है कि हमें किससे बात करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, करियर कौन सा चूज करना चाहिए, ये खुद से समझ में आता है। क्योंकि खुद से समझ केवल योग दे रहा है, जो आज हमारे सामने भी है और हमें भी इसकी आवश्यकता है। दूसरा, योग में क्या है कि योग तभी सिद्ध होगा, एक डेफिनेशन है जो हमारी डेफिनेशन से पहले का पार्ट है योग दर्शन में, अथ योगानुशासन। मेरी समझ से ये अपने आप में एक लाइन ही पर्याप्त है कि जिसके जीवन में अनुशासन है उसका जीवन समस्याओं से भले ही घिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो समस्याओं में ही पड़े। तो समस्याओं से घिरना ये कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। समस्याओं से निकलना और निकलने की हर बार आदत बन जाना, ये हमारे जीवन का यदि हिस्सा बन जाए तो समझ लें कि योग हमारे जीवन में आ गया। और योग नियमित करें। अभी हम लोग क्या करते हैं, हर समय सोचते हैं जब कोई काम आता है तो सबसे पहले अपना जो सबसे आवश्यक पार्ट है उसको छोड़ देते हैं। और हमें ये नहीं पता है कि हम 10 लोगों के पास जा रहे हैं, वो 10 लोगों के पास कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन अपना स्वास्थ्य ठीक है तभी हमारे काम सिद्ध होने की, सफल होने की संभावनाएं बनती हैं। तो कभी बहुत अर्जेंट पड़ जाए तो 10 मिनट का ही करें, लेकिन योग जरूर करें। और दूसरा, योग में जो योग दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। केवल ऐसा ना हो कि हाथ पैर चला रहे, ये योग नहीं है। यम का मतलब अहिंसा भी जीवन में हो, सत्य भी जीवन में हो, अस्त्य मीन्स चोरी ना करना भी जीवन में हो, ब्रह्मचर्य मीन्स चिंतन, चरित्र, व्यवहार भी ऊंचा हो, अपरिग्रह मीन्स विचारों का संग्रह बहुत अधिक ना हो और साधनों का संग्रह बहुत अधिक हो।
ये क्या है? ये हमारे योग का फल। नियम में आते हैं। नियम मीन्स है स्वयं में सुधार करना। शौच हो मीन्स बाहर की भी शुद्धि हो और विचारों से आंतरिक शुद्धि। संतोष मीन्स जो हमारे पास हमारी मेहनत से मिला है उसमें संतुष्ट हो और वहीं से आगे बढ़े अपने जीवन में। तब क्या है? तब मीन्स हो गया दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। स्वाध्याय मीन्स जो कुछ हम कर रहे हैं उसका हर दिन एनालिसिस करें कि हम जो कर रहे हैं वो कितना ठीक है, उसके परिणाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो इसमें किन चीजों की आवश्यकता है। स्वाध्याय केवल किताबों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं है, स्वयं का अध्ययन है। ये सब स्वयं में करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम किसी के पास हमें बार बार कुछ पूछने के लिए जाना पड़ेगा कि हम कौन सी जॉब करें। ये जॉब सामने वाला क्या बताएगा, पोटेंशियल हमारा नेचर, हमारी हैबिट्स, तो हम दूसरों से क्या पूछेंगे। इसका मतलब हम अपने को देखना ही नहीं चाहते, दूसरों पर डिपेंडेंट होने जा रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान क्या है? अपने सभी कर्मों को करें, उसमें सफलता मिले असफलता मिले, एट लास्ट सभी को ईश्वर में को समर्पित कर दे। इसका मीन्स ये हुआ कि सारा जो भार है हमारे ऊपर अच्छा बनने का या असफल होने का, वो ईगोलेस बना। और जितना व्यक्ति ईगोलेस होता जाता है उतना ही वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल। ईगोलेस व्यक्ति को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में केवल 1 से 2% समस्याओं का सामना है, और करना भी पड़ा तो अपने सिर पर कुछ नहीं लेता। वो यही सोचकर चलता है कि कुछ मेरी गलती होगी या कुछ हमारे सुधार के लिए होगा। और जितना जितना हम ईगोफुल होते चले जाते हैं, इगोइस्ट होते चले जाते हैं, उतना हर दिन नई बीमारियों का, नए चैलेंज का शिकार होते जा रहे हैं। प्रोफेशन से भी बाहर आ रहे हैं, घर भी टूट रहे हैं, बच्चों से भी रिलेशन खराब हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये जब हम यम और नियम का पालन नहीं करते हैं तो ये सब हमारे जीवन में है। तो योग का मीन्स है जो नियमित योग अभ्यास करने जा रहे हैं उससे पहले यम और नियम की तैयारी करके बैठिए। तब जो हम आसन करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, स्थिरता आएगी। प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम करने में हमारी श्वास नाभि तक जाएगी, लेवल ब्रीदिंग कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हमने किसी का ना राग से कनेक्ट है, ना द्वेष से कनेक्ट है, ना किसी का बुरा करना चाहते। केवल हमें ये पता है कि जो हमारे अंदर है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी से कोई कंपेयर नहीं है, किसी से कोई जेलसी नहीं है, तो आप देखेंगे स्वाभाविक ढंग से आपका श्वास गहरा जाएगा। ऐसे क्या है, बहुत सारा बोझ सिर पर रखा हुआ है, फिर श्वास ले रहे हैं, बस यहाँ तक ले पा रहे हैं, 2 दिन फायदा हुआ, फिर लगा नहीं कुछ हो रहा है, छोड़ दिया। तो इसलिए यम नियम हमारे जीवन का अत्यधिक आवश्यक हिस्सा है, जिसको डेली रूटीन में योग से पहले अपनाना है। और फिर आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा। हमारी किडनी प्रॉपर ब्लड को फिल्टर कर रही है, लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजन लेकर ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई कर रहा है। ये सारी चीजें इतना सिस्टमैटिक हो रही हैं, जिसको हम लोग, जिस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देख रहे हैं, वन अर्थ वन हेल्थ। ये वन हेल्थ क्या है? हमारे नेचर का भी पार्ट हो, हमारी फिजिकल बॉडी का भी पार्ट हो, हमारी सोल से भी कनेक्टेड हो। तो यही सब मिलकर वन हेल्थ और वन के कॉन्सेप्ट को पूरा। अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं योगा डे की, तो ये योगा डे पहले शायद सभी को पता होगा, WHO ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें 3 ही डायमेंशन थे, फिजिकल, मेंटल और सोशल। केवल 3 डायमेंशन थे कि व्यक्ति को फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और फिर सोशली फिट होना चाहिए। जब से इंटरनेशनल योगा डे डिसाइड किया गया है, तब से नया डायमेंशन स्पिरिचुअल हेल्थ का कनेक्ट किया। क्यों कनेक्ट किया गया है? कि विदाउट स्पिरिचुअलिटी नथिंग कैन बी पॉसिबल। बिना आध्यात्मिक जीवन के, बिना आशीर्वाद वाले जीवन के इस जीवन को जीना कठिन हो जाएगा। हम सब कुछ प्राप्त कर लें लेकिन देने की भावना ना रखें दूसरों को, तो ये जीवन हमारे लिए कठिन हो जाएगा, बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी का मीन्स है कि जो कुछ हमें जितना जरूरत थी मिलने के बाद अब वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में अब देना शुरू करेंगे। वरना फिजिकल, मेंटल, सोशल तक में क्या हो रहा था, सिर्फ हम अपने बारे में बात कर रहे थे।
स्पिरिचुअलिटी क्या बता रही है कि यदि हमारी लिमिटेशंस 1 लाख रुपए की है, हमें रुपए मिल गए हैं, तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये रुपए समाज में, जब देने का भाव आ जाए हमारी जरूरत पूरी होने के बाद, वो सब अध्यात्म का है। और हम समाज में सब कुछ यहीं से लेते हैं और यहीं हमने देने का मन नहीं बनाया, तो फिर बोलते हैं ना, शरीर जाने के बाद कुछ नहीं ले जाते, केवल संस्कार ले जाते, कार्मिक अकाउंट लेकर जाते हैं। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट डायमेंशन जोड़ा गया है, वो योग को जब इंटरनेशनल डे में कनेक्ट किया गया है तब जोड़ा। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को हम सभी समझें और जीवन में अपनाएं। अब एक लास्ट बात, जिसके लिए जो हमने बोला था पहले ही कि 2 कॉन्सेप्ट पर बात करनी है, कि जो आने वाला समय है वो हमारा डिजीज ओरिएंटेड है। जिस व्यक्ति ने, चाहे वो 6 महीने का कोर्स करे, 1 साल का कोर्स करे, MA करे, MSc करे, कुछ भी करे, एक तो एरिया है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, जो हमारा नेट JRF से होकर जाता है। उसके बाद जो आयुष डिपार्टमेंट, अदर जितने नेचुरोपैथी, फूड से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से, सप्लीमेंट से रिलेटेड जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, और भी अदर कई कोर्सेज ऐसे हैं थेरेपीज के, ऑप्शनल थेरेपीज के, वो सभी कोर्सेज केवल इसलिए चलाए जा रहे हैं कि व्यक्ति केवल एक डिजीज पर कमांड ले। एक डिजीज पर कमांड लेने का मतलब कोई भी एक रोग को ठीक करने के सारे आयाम उसे पता होना चाहिए। अभी हमें क्या लगता है, हम ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। जो व्यक्ति 10 चीजों का मास्टर बनता है, वो किसी का मास्टर नहीं। जो व्यक्ति एक चीज का मास्टर बनेगा, एक विषय का मास्टर बनेगा, वो पूरा मास्टर बनेगा। तो आने वाला जो समय है वो 2 चीजों पर काम करेगा। पहला, जो हमारी डिजीज ओरिएंटेड थेरेपीज है वो। दूसरा, इन थेरेपीज पर वही व्यक्ति प्रॉपर काम कर पाएगा जिसकी प्राणायाम पर कमांड, क्योंकि प्राणायाम पर कमांड होने का मतलब है फुल कॉन्सेंट्रेट। और जो व्यक्ति फुल कंसंट्रेशन के साथ किसी एक थेरेपी पर काम करेगा तो वो निश्चित सफल। तो जितने लोग हमारे माध्यम से ये बात सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वो आज से ही संकल्प ले 1 घंटे योग करेंगे, यम और नियम का पालन करेंगे, प्लस में अपने आप को समय देंगे ये समझने के लिए कि हम किस एरिया पर काम कर सकते हैं, किस रोग को ठीक करना हमें अच्छा लगता है, हमारी प्रायोरिटी है, या हम उससे गुजरे हैं, या हमारी फैमिली में कोई सदस्य उस समस्या से पीड़ित हुआ है। तो जो भी आप जिस वे में देखना चाहें, उस वे में आपको क्लियर करना है कि एक डिजीज का चुनाव करना है, उससे रिलेटेड सारे आयाम आपको देखना। यदि संभव हुआ तो इसी चैनल के माध्यम से आपको एक डिजीज पर हम पूरा एक प्रोटोकॉल देंगे, जिसके थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि एक डिजीज को कंप्लीट क्योर कैसे किया जाए। एक डिजीज को कंप्लीट क्योर करने का तरीका है, पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पता हो, उस डिजीज के बारे में पता, फिर उसकी कॉज फैक्टर पता हो, कारण क्या है इस रोग के उत्पन्न होने के, फिर उसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है रोग के उत्पन्न होने के। उसके बाद जब तीनों चीजें प्रॉपर देख ली जाती हैं, फिर चौथे नंबर पे आते हैं कि अब इसकी थेरेपी कैसे की जाए। थेरेपी में भी सबसे पहले सत्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, डाइट जिसे आहार बोलते हैं, निद्रा, ब्रह्मचर्य जो आयुर्वेद का पार्ट है, फिर इसी में आते हैं हमारे यम, नियम, ऑटो सजेशन। ये सब क्या है, थेरेपी को, जिस भी थेरेपी को देने जा रहे हैं उनके वो कनेक्टिव पार्ट्स हैं जिनको 1 बाय 1 यूज करके आप किसी भी रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ले सकते हैं। बहुत सीवियर केस होगा तब तो उसमें एलोपैथी की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वो केस 3rd स्टेज तक भी है, एलोपैथी से बाहर है, या मेन जो भी ट्रीटमेंट होना था वो एलोपैथी से रिकवर किया जा चुका है, तो अब आराम से आप थेरेपी को दे सकते हैं। और यह स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी रोग है तो आप वहां पर पूरा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम समय के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ये, जब आने वाला समय 5 साल में कुछ और है, हम अब 5 साल पीछे की चीजों में बैठे हैं, तो फिर ये क्या होगा, ये हम पढ़ लिख कर भी बिना पढ़े लिखे जैसा काम। तो जिसको जो भी चुनाव करना हो
और विनोद भैया आप पूरे अपना जो ग्रुप है सबको इसके लिए प्रेरित करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, लेकिन वो उनके लिए दूसरा भी एरिया है, लेकिन बाकी जो 6 मंथ 1 ईयर का कोर्स कर रहे हैं वो सभी एक थेरेपी, मतलब थेरेपी तो पूरा ग्रुप में होगी, लेकिन एक जो डिजीज है उसको चूज करें और उसमें कहीं किसी को कोई हमारा सपोर्ट चाहिए होगा या एक हम लोग प्रोटोकॉल इसमें डिसाइड भी कर लेंगे सभी डिजीज के बारे में, ताकि लोग अपने अपने डिजीज के, या हम लोग ने जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हम लोग ने पहले डिसाइड कर लिया कि थायराइड से रिलेटेड इतने स्टूडेंट हैं जो थायराइड में काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो उनको एक पूरा प्रोटोकॉल दे दिया ताकि उस प्रोटोकॉल पे चल के वो अपने एरिया में आगे बढ़े। क्योंकि हम सभी लोग का पढ़ने पढ़ाने का, इस संस्था को ओपन करने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमसे पढ़कर फीस देकर जाएं, आप जो फीस दे रहे हैं उससे कई गुना हमसे लेकर जाएं, पढ़ने के माध्यम से भी, थेरेपीज के माध्यम से भी, और भी यदि आपकी कोई क्वेरीज हो जो हम लोग पूरा कर सकते हो उसमें हम सभी आपका सपोर्ट करेंगे। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आज दोबारा 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और देवनाथ भैया को भी शुभकामनाएं क्योंकि उन्होंने हमें आमंत्रित किया यहाँ पर। क्वेश्चन आज कॉलेज में भी उठा था, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सच बात तो ये है कि योग एक फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल हो गया जो पूरे विश्व मानवता के लिए एक विषय बन गया, मुख्य विषय बन गया है और सभी लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो फेस्टिवल का मीन्स केवल ये नहीं है कि उसी दिन मनाया जाए। यदि हम दीपावली को दीपावली के दिन मनाएं, बाकी दिन लक्ष्मी माता का अनादर कर दें, तो लक्ष्मी माता की दीपावली आप 50 दीपावली मना ले पर घर से दरिद्रता नहीं जाती। तो दीपावली उन्हीं की सफल होती है कि जो जिस दिन जो लक्ष्मी माता जी की दीपावली के दिन पूजा हो रही है उनकी पूजा पूरे साल होती है, वही लोग धनाढ्य होते हैं, वही लोग आगे। ऐसे ही हमारा योग है। यदि हम केवल ये दिखाने के लिए, करने के लिए कि हम भी जुड़े हैं, योग एक माध्यम है, योग एक बिजनेस है, तो आप बहुत गहराई में नहीं जा सकते। यदि योग एक तो क्या है, जीवन जीने की कला है, जीवन शैली का हिस्सा है, इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है हमारे स्वास्थ्य से लेके, घर से लेके, समाज में, प्रोफेशन में, या ये बोले कि जब मैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी डायमेंशन में रिकवर करें। तो अभी हमने बोला था एक संकल्प ले कि पूरे वर्ष करो। जब पूरे वर्ष योग का अभ्यास करेंगे, आज संकल्प लेंगे, तब जो 2026 में हम योग दिवस मनाएंगे उस दिन हम लोग रियलिटी में फील कर पाएंगे कि योग दिवस हमारे जीवन में क्या रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट ही हमें बता देगा कि योग का महत्व क्या है और अब हम योग दूसरों के जीवन में भी कैसे करें। इसमें वही बात आती है कि योग तो कर रहे हैं, ये वो नियम का पालन कर ही नहीं रहे। कुछ दिन पहले भी हमारे पास एक केस आया,
जिनके साथ हम पढ़ाते हैं, वाईसीबी की क्लासेस हमारी कनेक्टेड है। तो उन्होंने बताया कि, और हम ये चर्चा अक्सर करते रहते थे, तो उन्होंने मेरे माध्यम से ही वो थेरेपी दी थी। 10 डेज हो गए, 10 दिन हो गए नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट देते, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट वो देते हैं राजस्थान में। 10 दिन के बाद कोई रिजल्ट नहीं हुआ, और हमने उनको जो थेरेपी दे रहे थे 3 साल पहले उन्होंने हमसे पढ़ा था, तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान में रखते हुए उनको पूछा कि प्लीज आप हमें एक बात बताओ कि आपको 10 दिनों में कुछ भी आराम नहीं हुआ, ये तो आप हमारे पास पहला केस है। तो फिर उन्होंने मेरे माध्यम से पूछा कि आप बताओ क्या आपका किसी से कोई लेन देन है क्या? उनको नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा 10 लाख रुपए का हमें देना है, और देना था 2 साल पहले, 2 साल अधिक हो गए हैं, दे नहीं। तो उन्होंने कहा अब आप एक काम करिए, अब आप दुनिया के किसी डॉक्टर के पास ना जाइए, पहले आप उनके रुपए देने का सारा इंतजाम कीजिए, और जिससे लिए थे उनसे हृदय से जाकर माफी मांगिए, उनसे लड़ाई करने की बजाय। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार रुपए मांगता है तो हमें गुस्सा आता है कि वो मांग क्यों रहा है। जब आपने व्यक्ति से कहा हम 1 महीने बाद देंगे, उसने पूरी ईमानदारी से आपको 10 लाख रुपए दे दिए, और 2 साल गुजर गए आपने नहीं दिए हैं, आपको कौन सी दुनिया में ऐसा महामंत्र है जो आपको नींद ला दे? नहीं लगे। जब तक हम अपने वचनों पर कायम नहीं रहेंगे तब तक कोई योग काम नहीं। इसी के लिए यम और नियम पहले चाहिए। जब भी हम कुछ करें, देखिए तो सही स्वाध्याय यम के अंदर क्यों आ रहा, स्वयं का अध्ययन कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, उनके बीच में कोई निर्णय नहीं लेंगे तो योग क्या देगा हमको? योग तो तब हमारे ऊपर कुछ काम करेगा जब यहाँ से हम खाली हो। हमारे पास समृद्धि है, कम है, ज्यादा, ये मैटर नहीं करती है, लेकिन हम यहाँ से कितना खाली है, किसी के प्रति हमारा कोई लेन देन, और बाई चांस लेन देन है भी, नहीं दे पाए परिस्थिति बस, तो उससे पूरी अपनी बात रखिए सामने वाले से, और आप हृदय से अपनी बात रखेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा, और सामने वाला व्यक्ति भी देर सवेर आपकी बात समझेगा। तब योग करेंगे तो योग फायदा देगा। किसी का कुछ भी लेन देन होगा तो योग आपके जीवन में काम नहीं। इसको ध्यान में रखकर यम नियम का पालन करके ही योग हमारे जीवन में काम आए, जितना मुश्किल हो। बहुत मायने रखती है। अभी हमने अपने इसी छोटे से सेशन में हमने आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के बारे में बोला। यदि हम हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, और बहुत सारे लोग दूसरे दिन क्या करते, सुबह उठेंगे, क्लास में योग करना शुरू कर देंगे। मान लो पेट साफ नहीं हुआ सही से, और आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो जो हमारा मल है, वेस्ट मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में चिपकता चला जाता है, सूखता जाता है, जिससे धीरे धीरे योग से आपको लाभ नहीं मिलेगा, योग से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये कब सही हो सकता है? जब हम एक रूटीन बना ले। मान लो कि इस समय ऐसा टाइम है कि सब टाइम से भोजन नहीं ले पा रहे हैं, टाइम से नहीं सो पा रहे हैं, तो कम से कम इतना करें, दिन का भोजन सही समय पर ले ले, घर में हो या ऑफिस में हो। शाम का भोजन जो है वो अगर घर आकर देर हो रही है तो शाम का भोजन बहुत हल्का ले, खिचड़ी हो गई, मूंग की दाल की पतली, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, मतलब ऐसा भोजन ले जो जल्दी से पच जाए, और थोड़ी देर भोजन के बाद टहल ले। रात के समय मोबाइल ना देखें, कम से कम कोशिश तो ये करें कि 10 बजे तक सो जाए, तब भी नहीं सो पा रहे हैं तो कम से कम 11 बजे तक सोने का अभ्यास करें, और रात का भोजन हल्का किया होगा तो सुबह नेचुरली पेट साफ हो जाए, और यदि रात का भोजन हैवी किया है तो सुबह पेट साफ नहीं होगा। सुबह पेट साफ नहीं होगा तो योग करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आहार क्या है, और दूसरी चीज आहार के संबंध में कुछ और चीजें भी हैं। मान लो बारिश का मौसम है तो बारिश में गरिष्ठ भोजन ना करें, गर्मी का भोजन है तो भोजन ऐसा ले जिसमें पानी अधिक हो,
या पानी की मात्रा भोजन के बाद 1 घंटे पहले अधिक ले, वो फ्रूट्स ले जिनमें पानी अधिक है। ठंड का मौसम है तो गरिष्ठ भोजन ले। तो ये भी बताओ, बारिश के समय ठंड का भोजन, ठंड के समय गर्मी का भोजन, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ये सब विजातीय द्रव्य है। एक तरह से एक विजातीय द्रव्य होते हैं कि खीरा टमाटर एक साथ खा रहे हैं, भिंडी और दही एक साथ ले रहे हैं, ये विजातीय द्रव्य है। और दूध और नमक साथ में ले रहे हैं। और एक विजातीय उन्हें भी माना जाता है जो मौसम के विपरीत भोजन। तो ये सबका आहार के संबंध में यदि ध्यान रखेंगे तो फिर सुबह जब आपका पेट साफ होगा उसी दिन से योग आपके काम। अदरवाइज फिर योग नुकसान करता है। लोग सोचते योग करके पेट साफ होने लगेगा, ये अभी गलत फहमी है। पेट साफ होगा तब योग काम करेगा। और भोजन कैसा लें? अपने भोजन में 80% एल्कलाइन फूड लें, 20% एसिडिक फूड लें। एल्कलाइन फूड मीन्स जिसमें फाइबर हो, रेशेदार चीजें जो होती हैं, जिसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर तीनों चीज, जैसे स्प्राउट्स हो गया। जो चीजों में फाइबर रेशे हैं, मूंग की साबुत वाली दाल हो गई, जितनी हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सब में फाइबर है हमारा। तो ये 80% एल्कलाइन फूड लेंगे, पेट बिल्कुल सही रहेगा। 20% एसिडिक फूड लेंगे, जैसे गेहूं चावल इस तरह का, तो पेट सही रहेगा। अदरवाइज फिर पेट ठीक नहीं तो योग का लाभ नहीं। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, प्रणाम बेर।